भले ही सीता गांव में रहा करती थी, पर फिर भी सीता ने अपने घर में नहाने के लिए बाथरूम बनवा रखा था, ताकि उसके घर की कोई भी औरत या पुरुष बाहर खुले में नहाने ना जाए। सीता के दो बेटे थे, सुमित और अमित। सीता के दोनों ही बेटों की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए सीता ने गांव की ही दो बहुत सुंदर लड़की नेहा और काजल से अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी थी। अरे सीता बहन, सुना है कि तुम्हारी बहुएं बड़ी ही सुंदर हैं। कहाँ से लाई हो दोनों को? अरे मेरी दोनों बहू एक ही घर से हैं, दोनों बहनें हैं ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों बहनें देवरानी जेठानी बन गई हैं। अब तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। वैसे तुम्हारी बहू कहाँ है? हमने अब तक तुम्हारी बहू को नहीं देखा। अपनी बहू से मिलवाना नहीं चाहती क्या? अरे नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं अपनी दोनों बहुओं को बुला देती हूँ। अब सीता जैसे ही अपनी दोनों बहुओं को बुलाने के लिए कमरे में जाने लगती है, वो देखती है कि मेन दरवाजे से उसकी दोनों बहू हंसी हुई हाथों में गीले कपड़े लेकर आ रही है। ये देखकर सीता समझ जाती है कि उसकी दोनों ही बहुएं खुले में नहाने के लिए गई थी, क्योंकि उस समय सीता की पड़ोसन घर पर ही थी। इसलिए सीता अपनी दोनों बहुओं से कुछ नहीं कहती और अपनी दोनों ही बहुओं को अपनी पड़ोसन से मिलवाती है। लो, आ गई मेरी दोनों बहुएं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहुएं भी खुले में नहाने गई थी, जैसे बाकी गांव की औरतें और लड़कियां जाती हैं ना। अरे बहू, तुम्हारी सास ने तो घर में ही बाथरूम बनवा रखा है, फिर भी तुम बाहर नहाने के लिए क्यों गई? आंटी जी, हमें दरअसल खुले में नहाने की आदत है। बचपन से ही हम खुले में नहाते आ रहे हैं, इसीलिए जब हमने आज सुबह हमारी मौसी जी और बुआ जी को नदी पर नहाते जाते हुए देखा तो हम भी उनके साथ चले गए। लो कर लो बात सीता बहन, तुम्हें घर में बाथरूम बनवाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारी दोनों बहुओं को तो खुले में नहाने की आदत है। वैसे बहू, गांव की सारी औरतें सुबह सुबह नदी में नहाने जाती हैं। कल से तुम दोनों हमारी मंडली में शामिल हो जाना। इस तरह से गांव की औरतें नेहा और काजल को अपनी मंडली में शामिल होने का न्योता देकर चली जाती है। परंतु उन औरतों के जाने के बाद सीता अपनी दोनों बहुओं को फटकार लगाती है। अरे बहू, तुम दोनों के कमरों में बाथरूम बना हुआ है, फिर भी किससे पूछकर तुम दोनों बाहर खुले में नहाने के लिए गई? माँ जी, हम पहले बाथरूम में नहाने के लिए गए थे, पर वहाँ पर इतनी तरह के नल लगे हुए थे, हमें समझ नहीं आया कि हम कैसे नहाएं। फिर मेरी नजर गांव की कुछ औरतों पर पड़ी जो भीड़ जमा करके खुले में नहाने जा रही थी। बस इसीलिए हम दोनों बहनें भी उन्हीं में शामिल हो गए। ठीक है, आगे से ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों को बाथरूम का मैं सब कुछ बता दूंगी। इस तरह से सीता उन दोनों को बाथरूम में ले जाकर शावर और बाकी चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में बताती है। पर फिर भी दोनों बहन के दिमाग में कुछ नहीं घुसता और वो अगली सुबह भी चुप कर खुले में नहाने के लिए चली जाती है। अरे बहनों, इनसे मिलो। ये हैं सीता की दोनों बहुएं, नेहा और काजल। अरे सीता बहन की तो दो बहुएं दोनों ही बड़ी सुंदर है, पर ये क्या, इनकी दोनों बहुएं हमारी मंडली में खुले में क्यों नहा रही है? अरे इनके घर में तो इतना पानी है कि ये आराम से एक छोटे से कमरे में बैठकर नहा सकती है। अरे बहन, जो खुले में नहाया आया है वो भला बंद कमरे में कैसे नहाएगा? क्यों बहू, सही बोल रही हूँ ना? आप दोनों बिल्कुल सही कह रही है, पर ये बात हमारी सासू माँ को कौन समझाए? मुझे तो घुटन होती है और बाथरूम जाने में भी बहुत घिन आती है। उससे तो अच्छी हमारी नदी है, कितनी बड़ी है, आराम से जब तक दिल करे नहा लो। इस तरह से अब बहुत कम समय में काजल और नेहा गांव की सभी औरतों के साथ घुल मिल जाती है और हमेशा अपनी सास के उठने से पहले ही गांव की औरतों के साथ सुबह का स्नान करके घर आ जाती है। इस बात से अनजान सीता को अब भी यही लगता है कि उसकी दोनों ही बहू घर में नहा रही है। पर एक दिन सीता की आंख जल्दी खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी दोनों बहुएं अपना कपड़ा लेकर गांव की औरतों के साथ नदी पर जा रही है। मेरे मना करने के बाद भी ये दोनों गांव की औरतों के साथ खुले में नहाने जा रही हैं। इनको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। लगता है कि शर्म लिहाज दोनों ने घोल कर पी लिया है। आने दो, इन दोनों को नहा कर आने दो। इन दोनों की अच्छे से क्लास लूंगी आज। अब सीता अपनी दोनों बहुओं के घर आने का इंतजार करती है। जैसे उसकी दोनों बहू घर आती है, सीता अपनी दोनों ही बहुओं की क्लास लेती है। तुम दोनों किससे पूछकर खुले में नहाने के लिए गई थी? वो माँ जी।
अब तुम दोनों का कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। तुम दोनों को पता है कि बाथरूम में कैसे नहाना है, फिर भी तुम दोनों खुले में नहाने के लिए गई। आखिर किससे पूछा और क्यों गई तुम दोनों? मना किया था ना मैंने जाने के लिए, लेकिन फिर भी। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं हम खुले में नहीं नहाएंगे। मैं तुम दोनों को आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। मेरे लिए मेरे घर की इज्जत सबसे बड़ी है। अगर तुम दोनों की वजह से किसी ने मुझ पर उंगली उठाई या फिर मुझे तुम दोनों की वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई तो मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके फेंक दूंगी। फिर नहाती रहना अपने मायके में खुले में यहाँ वहाँ। बेशर्मी की हद होती है। तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी है। सीता का गुस्सा देखकर दोनों बहन कुछ दिनों तक खुले में नहाने के लिए नहीं जाती, पर जब घर का माहौल पहले की तरह शांत हो जाता है तो एक बार फिर दोनों बहन खुले में नहाने के लिए चली जाती है। और इस बार गांव की एक औरत सीता को उसकी बहुओं को सच बता देती है। सीता बहन, लगता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहू अभी खुले में ही नहाती है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक आदमी तुम्हारी दोनों बहुओं को बड़ी ही गंदी नजरों से देख रहा था। मुझे तो डर है जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ कहीं वही तुम्हारी बहू के साथ न हो जाए। उस औरत की बात सुनकर सीता की रूह कांप जाती है और वो घर जाकर रोती हुई अपनी दोनों बहुओं से विनती करती है। अगर तुम दोनों चाहती हो कि घर में शांति बनी रहे तो मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। विनती करती हूँ कि बेशर्मी दिखाना बंद करो, खुले में नहाना बंद कर दो बहू। और आज तुम दोनों को किसी आदमी ने नहाते हुए देखा है और तुम्हारी वीडियो बनाई है। कल को ना जाने कितने लोग तुम्हें खुले में नहाते हुए देखेंगे। जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी हो। इसीलिए मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, घर में जो बाथरूम बना हुआ है उसमें नहाओ। माँ जी आपकी बेटी भी थी, क्या हुआ उनके साथ? हाँ, बाकी औरतों की तरह मेरे घर में भी बाथरूम नहीं था पहले। तुम्हारी ही तरह मेरी बेटी भी खुले में नहाने जाती थी। एक दिन एक बदमाश लड़का उसकी नहाते हुए वीडियो बना ली और उसे इंटरनेट पे वायरल कर दी। मेरी बेटी ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। इसीलिए बहू मैं तुम दोनों से बार बार विनती करती हूँ कि तुम दोनों खुले में मत नहाओ, घर में नहाओ। घर में बाथरूम बना हुआ है, उसके बावजूद तुम दोनों ये काम करती रहती हो। अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, तुम्हें जो करना है तुम करो। सारा सच जानने के बाद नेहा और काजल भी खुले में नहाना बंद कर देती है और अपनी सास की सारी बात मानने लगती है। जिसके बाद गांव की बाकी औरतें भी धीरे धीरे करके अपने घरों में बाथरूम बनवा लेती है। जिसके बाद गांव की कोई भी लड़की और औरत खुले में नहाने के लिए नहीं जाती। हरी अपनी 3 बेटी अनीता, काजल और पूजा के साथ रहा करता था। हरी बहुत गरीब था और वो खेती करके जैसे तैसे अपना घर चलाया करता था। तो वही उसकी तीनों बेटियां हरी की मदद करने के लिए उसके कामों में हाथ बटा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, काजल और पूजा आज तुम दोनों अलग अलग जाना। और काजल तुझे आज उपले बेचने हैं और पूजा तुझे आज दूध बेचना है। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज मुझे खेत में जाना पड़ रहा है। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, तू बाबा का ख्याल रखना। इस तरह से काजल अपने उपले उठाकर उन्हें बेचने चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा भी दूध लेकर चली जाती है। अब बेचारी अनीता अपने बाबा और खेत को संभालती है। शाम को पूजा और काजल उपले और दूध बेचकर घर आ जाती है और वो दोनों देखती है कि हरी की तबीयत अब ठीक नहीं है। जिस पर पूजा अनीता से बोलती है, अनीता तुमने तो कहा था कि तुम बाबा का पूरा ख्याल रखोगी, पर बाबा को तो अब तक बुखार है। क्या बाबा की तबीयत फिर से खराब हो गई? अनीता ढोंग करने की जरूरत नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे से जानते तू एक नंबर की कामचोर है। तुझे काम ना करना पड़े इसीलिए तूने उन्हें बाहर भेजा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती तो ठीक है, तुम दोनों कल से बाबा के साथ खेती करना और मैं बाकी का काम अकेले कर लूंगी। ठीक है। तीनों बहन की आपस की लड़ाई देखकर हरी परेशान हो जाता है और अपनी तीनों बेटियों से बोलता है, मैंने तुम तीनों में से कभी किसी को नहीं बोला कि तुम मेरी मदद करो, फिर तुम तीनों बहन आपस में क्यों हमेशा झगड़ती हो? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगा। नहीं बाबा, आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए आप आराम करिए, बाकी का काम हम लोग कर लेंगे। अनीता हरी की सबसे बड़ी बेटी थी, साथ ही वो अपनी दोनों बहनों से ज्यादा समझदार और दयालु थी। तो वहीं काजल और पूजा एक नंबर की मतलबी और लालची थी। इसी तरह से अगले दिन अनीता अकेले ही दूध और उपले बेचने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर काजल और पूजा
घर में रहकर अपने पिता की सेवा करती हैं। काजल, मैं बाबा के पास बैठी हूँ, तू जाकर खेत में काम कर ले। खेत को जोतना है, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। पर मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, हम दोनों में से किसी एक को बाबा के पास रहना होगा। एक काम करते हैं, कल जब बाबा पहले से बेहतर होंगे तो हम उन्हें काम करने देंगे और हम दोनों मिलकर खेत में काम कर लेंगे। आज हम दोनों बाबा के पास बैठ जाते हैं। इस तरह से काजल और पूजा खेत का कोई काम नहीं करती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पूजा और काजल खेत का काम नहीं करती, जिस वजह से हरी का काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अनीता दूध और उपले बेचकर खेत के रास्ते से आ रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। अब अनीता उस औरत के पास जाती है और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारती है। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वैसे आपको क्या हुआ था? आप खेत में, वो भी इतनी धूप में? बेटा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरी एक पोती के। उसी को पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने ये खेत किराए पर लिया था और इसमें खेती कर रही थी, पर इस तेज धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं अम्मा, मुझे खेती करनी आती है, मैं आपकी मदद करवा दूंगी। इस तरह से अनीता उस बुढ़िया को पेड़ के नीचे बैठा देती है और खुद खेत में काम करने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिनों तक अनीता दूध और उपले बेचने दोपहर में आते हुए उस बूढ़ी अम्मा के खेत में काम करती। ये सब देखकर वह बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। और एक दिन जब अनीता खेत में काम कर रही होती है तो बूढ़ी अम्मा उसके लंबे घने बालों को छूकर उसे बोलती है, काले घने लंबे बाल, बन जा तू सोने के जादुई बाल। उस बूढ़ी अम्मा के कहते ही अनीता के बाल जादुई सोने के बाल में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद अनीता उस बूढ़ी अम्मा से बोलती है, अम्मा, आपने ये जादू कैसे किया? मेरे बाल सोने के बन गए। अब वो बूढ़ी अम्मा एक देवी के रूप में प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि एक देवी हूँ जो यहाँ तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की परीक्षा लेने आई थी। मैंने ही तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब की ताकि मैं तुम तीनों की परीक्षा ले सकूं और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। इसीलिए मैंने तुम्हारे बाल को जादुई बाल बना दिए हैं। इस जादुई बाल से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। अब देवी वहाँ से गायब हो जाती हैं। देवी के जाते ही अनीता के जादुई सोने के बाल एक बार फिर से साधारण काले हो जाते हैं, जिसके बाद अनीता खुद से बोलती है, अरे ये क्या, जब तक ये देवी यहाँ खड़ी थी तब तक मेरे बाल सोने के थे और उनके जाते ही मेरे बाल साधारण बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बालों का जादू सिर्फ कुछ समय के लिए था और मैंने वो समय गंवा दिया। ये सोचकर अनीता घर जाती है और देखती है कि उसके दोनों बहन उसके पिता के पास बैठी है। काजल और पूजा, तुम दोनों ये मत सोचना कि मैं बड़ी होने का दोष जमा रही हूँ तुम पर। तुम दोनों पिताजी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हो, लेकिन खेत पे तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हो, जिससे हमारा काफी नुकसान हो रहा है। अनीता, लगता है तुम्हारे लिए बाबा से बढ़कर पैसा है। अब हरी खुद को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर पा रहा था, इसलिए जब वो काजल की बात सुनता है तो गुस्से में बोलता है, तुम दोनों एक नंबर की काम चोर हो। तुम दोनों को काम न करना पड़े इसीलिए तुम दोनों यहाँ मेरे पास बैठी रहती हो, पर अब मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए अब तुम दोनों को मेरी और सेवा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हरी काजल और पूजा को डांट देता है, जिसके बाद पूजा और काजल अनीता से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी दोनों बहन को नाराज देख अनीता जादुई बाल से बोलती है, हे मेरे जादुई बाल, अगर तेरे अंदर अभी भी जादू बचा हुआ है तो तू मुझे रास्ता दिखा और मेरी दोनों बहनों की जो नाराजगी है वो मैं खत्म कर पाऊँ और उन्हें सही रास्ते पे ले आऊँ। अनीता के इतना बोलते ही अनीता के जादुई बाल बोलने लगते हैं, तुम्हारी बहनें कामचोर के साथ लालची भी हैं। अगर तुम अपनी दोनों बहनों के बाल को भी अपने बालों की तरह जादुई बना दो तो वो तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी और वो दोनों वही करेंगी जो उनके जादुई बाल उनसे कहेंगे। लेकिन मैं अपनी बहनों के बालों को जादुई कैसे बनाऊं? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। उसी मंत्र से जिस मंत्र से तुम्हारे बाल जादुई हुए हैं। जादुई बाल के बोलने पर अनीता को देवी के वो मंत्र याद आते हैं। अब अनीता अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और उन दोनों के
बाल पकड़कर बोलती है, हे काले लंबे घने बाल, बन जा तू जादुई सोने के बाल। ये मंत्र पढ़ते ही पूजा और काजल के बाल भी जादुई बाल बन जाते हैं। जादुई बाल होने की वजह से काजल और पूजा का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसके बाद काजल और पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और जादुई बाल के कहने पर काजल और पूजा अनीता से माफी मांगते हैं। अनीता, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों तुम्हारी सगी बहनें, पर हमेशा तुमसे जलते रहे क्योंकि तुम बाबा की लाडली थी। तुम सबसे ज्यादा काम करती थी। हाँ अनीता, हमें माफ कर दो। तुम हमसे बड़ी हो, पर फिर भी हम दोनों ने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की। हमेशा तुमसे जलते रहे, पर फिर भी तुमने देवी की जादुई शक्तियों से हमारे भी बालों को जादुई बना दिया। इस तरह से अब उन तीनों बहनों के बाल जादुई बाल बन जाते हैं। अब जब वो तीनों बहन खेत में काम करने जाती है तो उनके जादुई बाल अपने आप सोने के बन जाते हैं और उनके बालों में से एक लट नीचे गिर जाती है और फसल का रूप ले लेती है। ये देखकर वो तीनों बहन बहुत हैरान होती हैं। जिसके बाद अनीता अपनी दोनों बहनों से बोलती है, पूजा और काजल, हमारे बाल जादुई हैं, इसीलिए जादुई बाल की मदद से गरीबों की मदद करनी चाहिए हमें। शायद इसीलिए देवी ने हमें ये जादुई शक्तियाँ दी हैं। काजल और पूजा अनीता की बात से सहमत होती हैं। जिसके बाद वो तीनों बहन मिलकर अलग अलग गांव में जाकर दूध और उपले बेचा करती, साथ ही वो जरूरतमंदों की मदद करती और इसी तरह से वो तीनों बहन अपने पिता को एक खुशहाल जिंदगी देती है, जो शायद हरी कभी भी अपनी तीनों बेटियों को नहीं दे सका था। एक बार की बात है, रतनपुर नाम के एक स्टेशन पर एक भूतिया ट्रेन आया करती थी, जो कि हमेशा अपने निर्धारित समय पर आया करती थी। ऐसे ही एक रात 12 बजने वाले थे कि तभी अरे भागो भैया, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है। अरे जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है वही रुके यहाँ पे, मैं तो चला। अरे भाई मैं भी चला यहाँ से, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो बाकियों की जान बचा पाऊंगा। इस तरह से 5 मिनट के अंदर ही अंदर सभी लोग भाग जाते हैं और पूरा स्टेशन खाली हो जाता है। ठीक 12 बजे भूतिया ट्रेन स्टेशन पर आती है। उनमें से कुछ सवारी बाहर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर वहां आता है और उस भूतिया ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है। हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन वहां से निकल पड़ती है। ट्रेन के जाते ही सारे लोग बाहर आते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, छोटा सा तो स्टेशन है, यहाँ पर यात्री भी कुछ खास आते जाते नहीं है। ऊपर से ये भूतिया ट्रेन, न जाने इससे कब पीछा छूटेगा। इस भूतिया ट्रेन की वजह से मेरी सही से कमाई भी नहीं हो पाती। अरे भाई तुम्हें अपनी कमाई की पड़ी है, पर मुझे तो अपनी जान की पड़ी है। ऐसी भूतिया ट्रेन मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो कोसता हूँ उस दिन को जिस दिन मेरा ट्रांसफर इस स्टेशन पर हो गया। भाई यही हाल मेरा है। इससे तो अच्छा मुझे आतंकवादियों से लड़ने के लिए बोल दिया जाता, मैं उनसे लड़ लेता। पर उस भूतिया ट्रेन से सभी वहाँ खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्टेशन मास्टर आते हैं और उन सभी को अपने काम पर लगने को कहते हैं। अब सभी लोग एक बार फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और वो भूतिया ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आती और जाती रहती है। ऐसे ही एक बार भूतिया ट्रेन के आने का समय हो चुका था। सभी लोग वहाँ से छिपने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आया और टिकट काउंटर पर जाता है। टिकट वाले से बोलता है, अरे अरे भैया, टिकट काउंटर बंद कर रहे हो? मुझे अगले स्टेशन तक जाना है। अब मेरे पास इस ट्रेन के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। जल्दी से मेरे अगले ट्रेन की टिकट काट दीजिए। अरे बाबा तुम्हें मरना है क्या? इस समय इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आती है, न जाती है। अगली ट्रेन 4 घंटे बाद आएगी, उससे चले जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। कोई तो ट्रेन होगी, अगले ही स्टेशन तक जाना है बस। अरे बाबा, अभी की आने वाली ट्रेन मौत की ट्रेन है, बात को समझो। वो भूतिया ट्रेन है, अगर उसमें आप गए तो मारे जाओगे। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ। टिकट वाला ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, वो भूतिया ट्रेन आ रही है। बाबा छुप जाओ और मुझे जाने दो यहाँ से। इतना बोलकर टिकट वाला टिकट काउंटर बंद करके छिप जाता है। वहीं चाय वाला भी छुपने लगता है। तभी बाबा चाय वाले के पास जाकर उनसे बोलता है,
अरे बाबा, चाय खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। मैं तो चला छुपने, भूतिया ट्रेन आ चुकी है। अगर उसने हम में से किसी को भी यहाँ जिंदा खड़ा देख लिया तो वो ट्रेन हमें मार कर खा जाएगी। इतना बोलकर चाय वाला भी वहाँ से भाग जाता है। पूरा स्टेशन खाली होता है। बूढ़ा व्यक्ति चेयर पर जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ भूतिया ट्रेन आती है। ट्रेन में से जो पैसेंजर उतरता है उसे देखकर बूढ़ा व्यक्ति खुद से बोलता है, अरे ट्रेन तो आ चुकी है और इसमें से इतने सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रेन अगले स्टेशन से होकर ही जाएगी। यहाँ के सारे लोग दलाल हैं। सबने मुझसे झूठ बोला कि ये भूतिया ट्रेन है। यदि ये ट्रेन भूतिया होती तो इसमें से इतने सारे यात्री नहीं उतर रहे होते। खैर, यहाँ के सभी लोगों की कंप्लेन मैं बाद में करूँगा। अभी तो मुझे बहुत इमरजेंसी है और अगले स्टेशन पर जाना है। इसी ट्रेन से चला जाता हूँ। इतना बोलकर बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन के अंदर चला जाता है और उसे काफी यात्री मिलते हैं। उन यात्रियों को देखकर बूढ़ा व्यक्ति खुद से बोलता है, ट्रेन में तो काफी लोग हैं। इनसे ही पूछ लेता हूँ कि ट्रेन कहाँ तक जाएगी। बहन, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? दोस्तों, इसी ने हमारी ट्रेन में आग लगाई थी और हम लोग जिंदा मर गए थे ताकि हम अपना आश्रम ना बना सके। यही है हमारा दुश्मन। क्यों दुश्मन? तुझे क्या लगा था तू हम विधवा औरतों को जिंदा ट्रेन में जलाकर मार देगा तो हम अपना आश्रम नहीं बनवा पाएंगे? तू होए उससे पहले हम तुझे मार डालेंगे। इतना बोलकर ट्रेन के अंदर जितनी भी औरतें थी सबने मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति को मार डाला। उस आदमी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। प्लेटफॉर्म पर उस बूढ़े व्यक्ति की लाश देखकर वहाँ पर लोग डर जाते हैं और बोलते हैं, इन बाबा को मैंने कितना समझाया था कि इस ट्रेन में मत जाना वरना जिंदा नहीं बचोगे। नहीं मानी इन्होंने मेरी बात। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे सामने ये 10वीं मौत हो चुकी है। आज मुझे स्टेशन मास्टर से बात करनी ही होगी। आखिर क्यों वो भूतिया ट्रेन स्टेशन मास्टर को कुछ नहीं करती और जब स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाते हैं तभी वो ट्रेन वहाँ से चलती है। अब इंस्पेक्टर स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और इस घटना के बारे में बात करते हैं और उन्हें सबूत के तौर पर सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं। इसमें स्टेशन मास्टर देखते हैं कि उनकी हरी झंडी दिखाने पर ही भूतिया ट्रेन वहां से गुजरती है। ये देखकर के वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा आते हैं और वो ठीक 12 बजे जब भूतिया ट्रेन आती है तो उस ट्रेन के अंदर जाते हैं। बाबा ट्रेन के अंदर जब जाते हैं तो उन्हें ट्रेन से जुड़ी सारी बातों के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद बाबा अपनी जान बचाकर उस ट्रेन से नीचे उतरते हैं और ट्रेन के जाने के बाद वहाँ के सभी लोगों से बोलते हैं, कुछ साल पहले कुछ विधवा औरत इस ट्रेन से इस स्टेशन पर आ रही थी। इस स्टेशन के पास वो अपना एक वृद्धाश्रम बनाना चाहते थे जो सिर्फ विधवाओं के लिए होता, किंतु उनके कुछ दुश्मनों ने उनकी ट्रेन में आग लगा दी जिसमें वो सारी विधवा औरतें एक साथ मारी गईं। बस तभी से वो ट्रेन भूतिया बन गई। पर बाबा, इससे हम छुटकारा कैसे पाए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने ये भूतिया ट्रेन कितने लोगों की जान ले लेगी। अगर मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसलिए तुम लोगों को इस स्टेशन पर एक आश्रम का ढांचा तैयार करना होगा और जब वो भूतिया ट्रेन स्टेशन पर आएगी और उसमें से यात्री उतरेंगे तब तुम्हें ये दिखाना होगा कि आश्रम बन चुका है और यहाँ कई सारे विधवा औरतें रहने लगी हैं। उन लोगों को इस बात से विश्वास हो जाएगा। जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा तो ये भूतिया ट्रेन इस स्टेशन पर आना बंद हो जाएगी। बाबा के कहने पर सभी लोग ऐसा ही करते हैं और इस स्टेशन पर एक आश्रम का ढांचा बनवाते हैं। हमेशा की तरह भूतिया ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आती है और उसमें से कुछ यात्री बाहर निकलते हैं। जब वो उस आश्रम को उस स्टेशन पर देखते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि आश्रम बन चुका है। इस तरह से उस भूतिया ट्रेन के अंदर सभी भूतों की आत्मा को शांति मिल जाती है, उनका सपना पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो भूतिया ट्रेन कभी भी किसी को नजर नहीं आती।